दो प्रकार का संयोजन हम पढ़ाए थे, एक को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे को समांतर। एक को श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरे को समांतर। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर विपरीत सिरों से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों के सिरे परस्पर समान सिरों से जुड़े होते हैं उसे कहते हैं समांतर क्रम क्या संयोजन। कल आपको हम बताए थे कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो R का मान आता है तुल्य प्रतिरोध का, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आएगा वो आएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एक नोट पॉइंट आप डालेंगे और उसके बेसिस पर हम आपको कुछ समीकरण बता रहे हैं, कुछ इक्वेशन बता रहे हैं। देखो ध्यान से, देखो अगर हम बात करें इन सीरीज की तो श्रेणी क्रम में हम आपको सूत्र बताए थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ यह है कि जैसे हमारे पास तीन प्रतिरोध है, पहला वाला, ये दूसरा हो गया, समझो यहां पे हो गया तीसरा, तीन प्रतिरोध। अगर हम तीनों प्रतिरोधों को अलग अलग श्रेणी क्रम में जोड़ें तो इनका काम वही होगा जो इनके तुल्य R प्रतिरोध को जोड़ने पर होगा, जो इनके तुल्य R प्रतिरोध को जोड़ने पर। बात समझे? मतलब चाहे इसी प्रतिरोध को तीन भागों में तोड़ के लगा दें, चाहे अकेले लगा दें, दोनों का काम सेम होगा, दोनों का काम सेम होगा। हालांकि इस R का मान जो है वो इनके योग के बराबर है। देखो ध्यान से, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ EQ भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट क्या? रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर। हम आपको लिख दे रहे हैं, समझ रहे हैं? बताइएगा। इसका मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आपको बस इतना याद रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। एनी डाउट? याद रहेगा आपको ये चीजें। श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मतलब R, अलग अलग प्रतिरोधों मतलब R1 R2 R3 के योग के बराबर होता है। योग मतलब होता है जोड़, तो देखो R1 प्लस R2 प्लस R3, यही रीजन है इसका। तो बात आपको समझ में आई कि नहीं है? तो श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। नोट कर लीजिए इसको, फिर आपको हम समांतर क्रम वाला सूत्र समझाते हैं। देखिए, अगर हम लोग समांतर क्रम संयोजन करें तो कल हम आपको बताए थे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल की हिंदी होती है समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होता था कि भाई इसमें तीन प्रतिरोध थे और तीनों प्रतिरोधों के समान सिरे आपस में जुड़े होते हैं, समान सिरों से आपस में जुड़े होते हैं। मतलब हो गया पहला पहले से और दूसरा दूसरे। तो इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ध्यान रखना है कि इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो बढ़ती है, कितने भागों में? तीन। अगर धारा बढ़ गई तो समांतर और नहीं बढ़ी तो श्रेणी। हम कहे इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। तो पहले का R1 R2 और R3, R1 R2 और R3।
तो अगर हम लोग इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो आता है 1/R इक्विवेलेंट। अरे कल जो R लिखे है वही है, बस आपको हम समझा रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध है इसलिए इक्विवेलेंट जोड़ दिए। EQ बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1 क्या R3। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनका उतना ही काम होगा जितना कि R इक्विवेलेंट को। R इक्विवेलेंट कहने का मतलब हो गया जो अलग अलग प्रतिरोध है इसको जब इकट्ठा मिला दिया जाएगा तभी आएगा REQ। REQ समझो, वही सिक्का वाली बात है कि 100 सिक्के हों, किसी दुकान वाले को दे दो, वो तुमको 100 रुपये का एक नोट दे दे, ठीक है, सबको मिला के 100 रुपये का एक नोट दे दिया, और तुम सिक्का दिए 100, वो दे रहा है तुमको एक नोट, लेकिन उस 100 सिक्कों का काम वही है जो तुम्हारा एक नोट का काम है, तो उसी को कहते हैं इक्विवेलेंट। इसका मतलब होगा तीन प्रतिरोधों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका काम वही आएगा जो इसके लिए R इक्विवेलेंट के लिए आएगा, जो R इक्विवेलेंट के लिए आएगा। ध्यान रखो R इक्विवेलेंट का यहाँ जो मान है वो है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और कुछ गधे दिमाग लगा रहे होंगे R इक्विवेलेंट वही है जो पुराना वाला R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, वहां कंडीशन दूसरी थी और यहाँ कंडीशन दूसरी। अब ध्यान सुनो, ये इक्वेशन है, ये बता रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट। लेकिन ये तुल्य प्रतिरोध अगर हम केवल तुल्य प्रतिरोध कहेंगे तो R इक्विवेलेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ है 1/R इक्विवेलेंट, मतलब तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम। ध्यान रखिए, जैसे A है तो A का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/A होगा, B है तो B का व्युत्क्रम होगा 1/B, समझ में आया। वैसे R है, R इक्विवेलेंट, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हो गया ये हो गया तुल्य प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट, यही तो आएगा। इसका मतलब हो गया समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के का तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट, उसका व्युत्क्रम मतलब 1/R इक्विवेलेंट, इसकी बात हो रही है। अलग अलग प्रतिरोधों मतलब R1 R2 R3, अलग अलग प्रतिरोधों R1 R2 R3 के व्युत्क्रमों मतलब 1/R1 1/R2 1/R3 के योग के बराबर होता है, के योग के क्या होता है बराबर है। अब जो इक्वेशन जो हम आपको बताए स्टेटमेंट, वही स्टेटमेंट हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। ये लिख सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े, एक एक लाइन समझिएगा क्योंकि जो इक्वेशन यहाँ है वही हम लिखवा रहे हैं। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, के तुल्य प्रतिरोध का क्या व्युत्क्रम। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, मतलब तुल्य प्रतिरोध हो गया ना यहाँ पे R इक्विवेलेंट का व्युत्क्रम 1/R इक्विवेलेंट। अब इसको समझना पड़ेगा एक एक लाइन। 1/R इक्विवेलेंट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अब अलग अलग प्रतिरोध मतलब R1 R2 R3, अलग प्रतिरोध मतलब R1 R2 R3 प्रतिरोध के व्युत्क्रमों अब यहाँ बात हो गया 1/R1 प्लस 1/R1 1/R2 1/R3। अब देखा सबके बीच में प्लस भी तो लगा है, व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है। फिर से एक बार समझ लो, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े सभी सेलों सभी प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट।
अब का व्युत्क्रम 1/r इक्विवेलेंट होगा। अलग अलग प्रतिरोध R1 R2 R3 के व्युत्क्रमों मतलब 1/r1 1/r2 1/r3 के योग सबके बीच में लगा देखा प्लस के क्या होता है बराबर, तो यहाँ क्या होगा बराबर। समझ में आवा? वही स्टेटमेंट है जो यहाँ लिखा है और वही चीज हम हिंदी में पढ़े। अब क्यों स्टेटमेंट अगर ई दे तो स्टेटमेंट बने कैसे हम यही बता देते। फिर से हम कहें भैया हम केवल इतना समझते तुल्य प्रतिरोध मतलब R इक्विवेलेंट, का व्युत्क्रम मतलब बटे, अलग अलग प्रतिरोध मतलब R1 R2 R3 अलग अलग प्रतिरोध, ठीक। के व्युत्क्रमों ये लिखा है के व्युत्क्रमों, इसका मतलब 1/r1 1/r2 1/r3 के योग प्लस और प्लस। यहाँ कामा ना लगाया हुए तो भाई हम योग लगा दी, वहाँ कामा लगा है, ठीक है। मतलब कामा केवल इतने स्टेटमेंट कितना काम करे, ठीक। के योग प्लस होगा, के बराबर बराबर होगा, होता है बराबर होगा कि ना होगा। तो जोन स्टेटमेंट यहाँ लिखे वही स्टेटमेंट हम यहाँ लिखे, ठीक। धारा नहीं बटेगी तो श्रेणी क्रम और बढ़ गया तो समांतर क्रम। ये चीज याद रखा, कीवर्ड है, सवाल लगा होता है। देखिए भाई एक सवाल दिया गया है कि दिए गए परिपथों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब जैसे आपके सामने एक परिपथ हम दे रहे हैं इतना, हमारे पास एक परिपथ है, ये पहला प्रतिरोध, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध, ऐसे दो प्रतिरोध हैं, एक हो गया ए एक हो गया बी, ठीक है। इसका मान जो है वो है 15 ओम, इसका मान जो है 15.15 ओम या 15 से ही 2/3 ओम, 2/3 ओम। अब आपसे कह रहा है कि इस ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो एक बार आप लोग अपना दिमाग लगाइए फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को भाई। हमारे पास दो प्रतिरोध है और कह रहा है कि इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। जब भी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना हो तो आप पहले सिरे से हमेशा धारा प्रवाहित करो, ए वाले सिरे से। आप मान लो धारा जा रही आई, बताए थे धारा केवल तभी बटेगी जब दो तार एक साथ मिल जाए। धारा इसमें जा रही है आई में 15 एम्पियर में धारा आई गई 15 ओम में, और फिर 15 से ही 2/3 में भी आप देखोगे धारा जाएगी आई, क्योंकि दो तार इकट्ठा नहीं है। मतलब इसके बीच और इसके बीच देखो यहां भी धारा आई है और यहां भी धारा क्या है आई। जब धारा बताओ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, धारा बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, और जब धारा नहीं बढ़ रही है तो आपको जोड़ना है इन सीरीज, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम क्या संयोजन, इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में है। और जब भी श्रेणी क्रम में हो तो सूत्र बताए हैं R बराबर सीधे सीधे R बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। लेकिन श्रेणी क्रम केवल तभी लगाना है जब धारा ना बटे, तो R बराबर R1 प्लस R2। अब R बराबर R1 15 ओम है और प्लस R2 ये है 15 से ही 2/3, ठीक है ना, 15 से ही 2/3। जब भी ऐसे सही वाला क्वेश्चन हो कि 15 से 2/3 इस तरीके से आपको जोड़ना हो तो सीधे सीधे आगे वाला संख्या जोड़ लो। R बराबर तुम्हारा आ जाएगा 15 15 30, 30 से ही 2/3 ओम आ जाएगा, 30 से ही 2/3 ओम, ठीक है ना। उत्तर तुम्हारा आ जाएगा 30 से ही 2/3 ओम। देखिए भाई एक और सवाल है आपके सामने, जो लोग लगाए हैं उनका ठीक है, जो लोग नहीं लगाए हैं वो देख लीजिए। तो लगाने से ज्यादा जरूरी है सवाल को समझना, है ना भाई। मान लो यहां धारा आई जा रही है 8 ओम में और यही धारा गई 12 ओम में, यही धारा जाएगी 24 ओम में। इसका मतलब हो गया कि जो 8, 12 और 24 है तीनों में एक ही धारा है, कहीं बटने वाली नहीं। और धारा अगर नहीं बटी तो श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम श्रेणी, तो इन सीरीज जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के लिए सूत्र बताए थे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा इसमें 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 होता तो 4 जोड़ देते ऐसे। ऐसा मत करना कि हम एक बार 2 लिखें तो आप 3 जोड़ो, आप तो कहो हमको 3 बताया गया। जो स्टेटमेंट नीचे लिखवाएं उसका भी कोई मतलब होता है, ठीक है। हम का भी R1 प्लस R2 प्लस R3। R बराबर R1 8, R2 12, R3 24,
अब इसको जोड़ लो, 12 8 20 और 20 40 और 4 44, R बराबर तुम्हारा हो जाएगा 44 ओम। कितना ओम आ जाएगा? 44। बताओ आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान है। धारा बढ़ गया तो कौन सा क्रम? समांतर क्रम। कौन सा? और नहीं बढ़ा तो श्रेणी।